आइए बच्चों बात करें अबाउट इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन। तो देखिए बच्चों, अगर कंपनी जो है शेयर्स को कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू करती है तो उसमें कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो गया कि आपको हो सकता है कि कोई एसेट परचेज कर रहे हो और उसके बदले में आप शेयर्स पे कर रहे हो वेंडर को। तो देखिए, एसेट खरीदने की एंट्री होती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? और अगर आप जो है एसेट की जगह पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो तो उस केस में एंट्री बनती है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ टू वेंडर और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए, सन्ड्री एसेट जरूर आएगा, सन्ड्री लायबिलिटीज़ जरूर आएगा और वेंडर जरूर आएगा जिसमें परचेज कंसिडरेशन लिखी जाएगी। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है जितने अमाउंट में सौदा किया गया, डील हुई है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कोई एक ही आएगा या दोनों में से एक भी नहीं आएगा। ध्यान, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कोई एक ही आएगा या एक भी नहीं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों क्योंकि एक टर्म होती है जिसे नेट एसेट्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है बच्चों? तो अगर नेट एसेट्स बड़ी है परचेज कंसिडरेशन से जो आप वेंडर को पे कर रहे हो, तब तो आपको फ़ायदा हो गया। ये कैपिटल गेन है इसलिए कैपिटल रिजर्व आएगा क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर नेट एसेट्स कम है परचेज कंसिडरेशन से तो आपको एक तरह से आप गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसलिए गुडविल आएगा उस केस में डेबिट साइड में। और अगर वो दोनों बराबर है नेट एसेट और परचेज कंसिडरेशन, तो ना ही गुडविल आएगा ना ही कैपिटल रिजर्व। बाकी वो तीनों नाम तो आएंगे ही आएंगे। सन्ड्री एसेट डेबिट होगा, लायबिलिटीज क्रेडिट होगा और वेंडर भी क्रेडिट होगा। ठीक है बच्चों? एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों आपको कि अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स परचेज कंसिडरेशन ना दे रखी हो तो आप उसको हमेशा नेट एसेट के इक्वल लीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो ये हो गई एसेट खरीदने की एंट्री और ये हो गई पूरा बिजनेस खरीदने की एंट्री। तो वेंडर को अगर आप कोई पैसा कैश कर रहे हो या कुछ से बिल एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसकी एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू बिल पेबल अकाउंट। अगर बिल के जरिए पेमेंट नहीं करा होगा तो सिंपल टू बैंक आ जाएगा। अगर बैंक के जरिए नहीं पे किया है तो सिंपली टू बिल पेबल आ जाएगा। और अगर कोई पैसा पेमेंट या बिल एक्सेप्ट करा ही नहीं गया तो एंट्री बनाई ही नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों? अब आ जाइए एंट्री फॉर इशूइंग शेयर्स टू वेंडर। तो अगर आप वेंडर को शेयर इशू करते हो तो शेयर या तो कंपनी ने पार पे इशू किया होगा या प्रीमियम पे इशू किया होगा। तो अगर वो पार पे इशू किया गया है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों? जितने भी आपका नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उस फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से या पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर से, तो आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा और वेंडर में वो अमाउंट आएगा जो आपको उसको पे करना रह गया है। अगर आपने उसको कुछ कैश पे कर दिया तो वो अमाउंट डिडक्ट कर दीजिएगा परचेज कंसिडरेशन से, नहीं तो पूरी परचेज कंसिडरेशन ही आएगी इस पर। ठीक है बच्चों? वेंडर को शेयर प्रीमियम पे इशू करे गए हैं तो एंट्री बनेगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने इशू किए होंगे, नंबर इनटू फेस वैल्यू या नंबर इनटू पेड अप वैल्यू, तो आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। और जो भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट लिया होगा वो नंबर इनटू प्रीमियम पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इससे टोटल प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और वेंडर अकाउंट में तो परचेज कंसिडरेशन आएगी, या फिर परचेज कंसिडरेशन में से अगर आपने कुछ पैसा कैश में पे कर दिया है तो उसको हटाने के बाद जो अमाउंट है वो वाला अमाउंट आएगा। अगर कुछ भी नहीं पे किया तो पूरा परचेज कंसिडरेशन ही वेंडर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब मैं आपको बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर गए टू द वेंडर। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी परचेज कंसिडरेशन आपकी पेबल है, अगर आपने कुछ कैश पे कर दिया है तो उतना अमाउंट डिडक्ट कर दीजिएगा परचेज कंसिडरेशन से, नहीं तो जितना टोटल परचेज कंसिडरेशन था उसी को ऊपर लिखिएगा, डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। और इशू प्राइस का मतलब होता है या तो पार वैल्यू या प्रीमियम वैल्यू। बच्चों इशू प्राइस में एक बार और क्लियर कर दूँ, इशू प्राइस जो होता है वो फेस वैल्यू के बराबर होता है अगर पार पे इशू हुआ है तो, और इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बराबर होता है अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो। ठीक है बच्चों? और आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे आपने शेयर को पार पे इशू किया हो चाहे प्रीमियम पर इशू किया हो, शेयर कैपिटल अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू ही डाला जाता है। ठीक है बच्चों? और पार पे इशू किया हो तो आपको मालूम है ये एंट्री होती है, प्रीमियम पे इशू किया हो तो ये एंट्री होती है। वेंडर को अगर कुछ कैश पे किया होगा या कोई बिल एक्सेप्ट किया होगा या दोनों ही होंगे तो ये एंट्री होती है बच्चों। सिर्फ एसेट खरीदने की एंट्री ये होती है बच्चों, और पूरा बिजनेस टेक ओवर करनी ये होती है बच्चों। ठीक है बच्चों? तो आपको क्लियर हो गया ना यहाँ पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व। जब आप पूरा बिजनेस टेक ओवर करोगे तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में से कोई एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू जो है आपका डिपेंड करता है नेट एसेट के अमाउंट पर। नेट एसेट बड़ी है तो कैपिटल रिजर्व, कम है तो गुडविल, और बराबर है तो कुछ नहीं। ठीक है बच्चों?
तो बच्चों अगर कंपनी जो शेयर्स को प्रमोटर्स को इशू करती है, इफ़ द कंपनी इशू शेयर्स टू द प्रमोटर्स, तो उस केस में बच्चों ध्यान रखिएगा, पहले ये एंट्री की जाती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। और फिर जब प्रमोटर्स को शेयर इशू करोगे तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और आ जाएगा, बट नॉर्मली जो उनको शेयर इशू किए जाते हैं वो पार पे इशू किए जाते हैं। दैट्स वाई प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ही मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों। और अगर शेयर्स कंपनी के द्वारा अंडरराइटर्स को इशू किए जाते हैं फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज, तो पहले हम अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री बनाएंगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। और बाद में जब उनको शेयर दिए जाएंगे तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है कि उनको पार पे इशू किए गए हैं शेयर, लेकिन अगर प्रीमियम पे इशू किए गए होंगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और आ। ठीक है बच्चों।